हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस सेशन में हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रश्न साथ में सॉल्व करेंगे। और हमने 2012, 13, 14 एंड 15 के सॉल्व कर चुके हैं प्रश्न, और इस सेशन में हम 2016 के क्वेश्चन देखेंगे कि सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। देखिए, मछली उत्पादन है ना, देश में जो है किस राज्यों में मतलब मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, किस में कम है, तो आप इसमें अंदाज़ा लगाइए। अब मछली उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जो वैसे राज्य जो तटीय क्षेत्र, जो तटीय राज्य हैं, मतलब 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र से टच करते हैं, है ना। तो उसमें भी जो है ऑप्शन में आप देखेंगे कौन कौन सा राज्य दिया हुआ है, उसके आधार पे आपको थोड़ा सा एक बार एक फैक्ट है, इसको आपको याद रख लेंगे तो हमेशा क्लियर हो जाएगा। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तब समझ बता सकते हैं। तो देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है कि अवरोही क्रम में बताना है आपको, ना ही आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा पहले होगा, सबसे ज़्यादा पहले मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आपको मूव करना है ना। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फिर उसके बाद कहाँ पे है ना उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक डेटा है, आप उसको याद कर लें। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे आता है, नंबर 1। नंबर 2 पश्चिम बंगाल है ना, 3 पे है गुजरात, 4 पे है केरल, 5 पे है तमिलनाडु, है ना। तो इसको याद रख ले और इससे हमारा प्रश्न बन जाता है, सॉल्व हो जाता है। आंध्र प्रदेश, आंसर सी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं अलग अलग। देखिए, पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। आपको बता दूं कि दर्रा क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं पास। पहले भी प्रश्न जब आए थे प्रीवियस पेपर में 12, 13, 14 में, तो इसमें मैं वो बताया हूँ, दोबारा से बताया था कि पास होता है क्या है। देखिए, ये क्या होता है कि 2 माउंटेन जो होते हैं ना, माउंटेन मान ली एक तरफ ये माउंटेन हो गया, दूसरी तरफ ये माउंटेन हो गया, और इसके बीच में जो एक तरह से एक प्राकृतिक रास्ता बन जाए, है ना, नेचुरल एक तरह का वे हो जाए, रास्ता बने, या नेचुरल बने या किसी भी तरीके से या मैनमेड बनाया जाए, तो इसको पास कहा जाता है। जैसे कि इस एरिया को और इस एरिया को ये जोड़ता है, जोड़ा। मान लीजिए कोई दूसरा एरिया हो, जैसे कि तिब्बत हो, ये इंडिया हो या सिक्किम, है ना, इंडिया और ये तिब्बत को जोड़ रहा है, कौन सा बात। अब यहाँ तो जा नहीं सकते, नहीं जाने के जा नहीं सकते इधर से, क्यों, पहाड़ों पर कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक रास्ता बना हुआ है, ये पास, इसी को कहते हैं पास है ये। तो इस तरह के जितने आप देखेंगे, पास क्या होगा, कि पास जो है उन क्षेत्रों में होता है जो सीमाई क्षेत्र है या देश के सबसे किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, 2 देशों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में होता है, पास बनते हैं, मतलब कहा जाता है उनको, जो दर्रे बनते हैं उनको हिंदी में दर्रा या इंग्लिश में पास कहते हैं। तो आपको बताना है कि अलग अलग सूची दी हुई, इधर दराएँ दी हुई, ये पास दिया हुआ और इधर स्टेट दिया हुआ कि कौन सा किसका है। तो इसमें देखिए कुछ जो न्यूज़ में रहे, करंट में रहे, जो पास आपको करंट में रहे उसको याद रखें, हमेशा जुड़ रहे, क्योंकि लगभग एक राज्य में अब देखिए 25, किसी में अब यहाँ देखिए सिक्किम में 25, कम से कम 25-26 दर्रे होंगे लगभग, आई थिंक 25-26 दर्रे होंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर में 10-12 दर्रे होंगे, तो इतना तो याद करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को याद रखें जो करंट में रहे या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको अब याद है। माना पास तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 2-4 पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पूछा जाता है। तो लगभग 10 साल या 12 साल के बीच के जो भी पास पूछे गए हैं, है ना, उसको एक रिकॉल रखें, याद रखें। बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी जो करंट में है उसको ध्यान रखिए। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है। जो जिला है लद्दाख में। जो जिला तो काफ़ी न्यूज़ में इस बार हो सकता दोबारा पूछा जाए, क्योंकि अभी जान ही रहे हैं कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह का चीज़ें चल रहा है। शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और बहुत पहले जब प्रायद्वीपीय भारत जो है ये साउथ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, है ना, तो इसमें
ज्वालामुखी का इसे बहाव हुआ, है ना। और इस पे बहुत सारे, इस पार्ट में जो है मैग्मा वगैरह पूरा बिखर गए थे, है ना। इन क्षेत्रों में देखेंगे ये मैग्मा वगैरह जो है, यहाँ मैग्मा वगैरह का जमाव हो गया सूरज जब भी बह रहा था, तो ज्वालामुखी के कारण, है ना। तो तो इन क्षेत्रों में जो है आपको देखेंगे काली मिट्टी वगैरह ज़्यादा मिलता है, और इन मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जो है लौह अयस्क और भी कई तरह की चीज़ें, जो मैग्मा में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, इसमें नई प्रणाली, देखिए पहले तो हिमालय वगैरह का निर्माण जो है भी चट्टानी प्रणाली, तो ये इसका हिमालय वगैरह का निर्माण तो बहुत पहले हुआ था, है ना। पुरानी, इसको पुरानी माना जाता है, पुरानी प्रणाली मानी जाती है लगभग इससे अपेक्षाकृत। और ये जो है इसमें आपको बता दूं, ये जो गोंडवाना है ना, गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड कहते हैं, ये जो है ये नई प्रणाली है ना, ये नवीनतम प्रणाली है। तो इसको याद रखें, गोंडवाना लैंड कहाँ पे है, ये साउथ में है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत में गोंडवाना चट्टान प्रणाली नवीनतम, गोंडवाना शब्द का नाम है गोंड। हाँ देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में एक जनजाति होती है, गोंड जनजाति, है ना, उन्हीं के नाम से गोंडवाना लैंड नाम दिया गया इसका। और ये मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह में, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। इस चट्टान प्रणाली में 20 साल कार्बन भंडार होता है, और 98% कोयला भंडार है इसमें, है ना। 98% कोयला, भारत में जितना भी भंडार है कोयले का, उसमें लगभग 98% कोयले भंडार यहाँ पे पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। देखिए लेह, अभी आपको लगभग जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास हो गया, है ना, अलग से हमारे एक तरह से जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख को अलग कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से प्रश्नों को जानने के लिए, आपको जानना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए कि हो सकता है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पर जितने भी PCS है, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी राज्यों के PCS होते हैं, यहाँ तक कि और भी इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न बनाए जाते, प्रश्न बनाते हैं पैटर्न, किसी पैटर्न में, तो इस तरह को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब लेह की बात की जा रही है तो आप जानते हैं लेह कहाँ पे है ना। तो लेह जो है जाने के लिए, जाने का रास्ता कौन सा, किससे जाकर, ये क्या है, देखिए आपको बता दूं, ये दर्रे दिए हुए है ना, पास है, जोजिला है, शिव किला है ना, अच्छा चुम्बी घाटी है, बनिहाल। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि जोजिला घाटी कहाँ पे है। देखिए जोजिला घाटी जो है इसी से होके जो है लेह जाने का रास्ता है ना, लेह जा सकते हैं जोजिला घाटी से। अच्छा, ला का शब्द आपको बता दूं कि ला का मतलब क्या होता है, कि ला का मतलब ही होता है दर्रा, है ना। ला जो है इसका मतलब दर्रा ही होता है, या कहें तो पास, है ना। तो जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। द्रास और सुरू घाटी ना जोड़ता है, और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा को अक्सर लद्दाख के पर्वतद्वार के रूप में नामित किया जाता है। शिवकिला या देखिए बाकियों के बारे में देख लीजिए। शिवकिला दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में शिवकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और चुम्बी घाटी तिब्बत के शिकागसे विभाग में स्थित एक घाटी है, यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों ही सीमाएं मिलती है। कौन कौन से राज्य मिलेंगे, सिक्किम, भूटान, देखिए सिक्किम भारत का और भूटान देश अलग है, ये तिब्बत चाइना का और हमारा भारत, मतलब भूटान और तिब्बत मतलब चाइना, इंडिया और भूटान, ये 3 देश जो है यहाँ पे। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1NH-1A है ना, इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग का काफ़ी महत्वपूर्ण सुरंग है, इसके बारे में हम जानते होंगे या पढ़ेंगे, के माध्यम से जम्मू के रास्ते से इस भारत में जोड़ता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखिए ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि जैसे कि आप क्या करेंगे, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो इसको ध्यान रख लें, है ना। और प्रायद्वीपीय भारत कहे या दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कहे या प्रायद्वीपीय भारत जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कहे, तो उसको याद रख लें, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इसका कौन सा होता है, अन्ना मुडी जो है यही है ना।
अन्नामुरी जो है यही है जो प्रदीपीय भारत की कहें, प्रदीपीय भारत की चोटी कही है, ऊंची चोटी कही है सबसे, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कही है। लेकिन अब ये नहीं कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है। देखिए अन्नामुरी भरती प्रदीप जो पश्चिम घाट और दक्षिण भारत के, ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये केरल में है और ये हाथी मरने का आकार जैसा दिखता है। उसकी ऊंचाई 2695 है। और एराविकुलम नेशनल पार्क यहीं पे है। नेशनल कौन सा नेशनल पार्क है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क है यहाँ पे। और देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो चीज़ें दी हुई है, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी इकट्ठा कर लें, जैसे कि उटकमंड क्या है और डोडा बेटा क्या है। काफ़ी इसका नाम रहता है डोडा बेटा का। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर तो आप जानते हो कि मंदिर है, काफ़ी एक तरह का टूरिस्ट पैलेस है। तो ये तमिलनाडु को स्थित में एक शहर है ऊटा, इसको ही ऊटी के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे नीलगिरी पहाड़ी में एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन, कई बार लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं टूरिस्ट के तौर पे, तो ये ऊटी इसी को कहा जाता है। डोडा बेटा जानते होंगे कि ये नीले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। एक यह नीलगिरी पर्वत कहते हैं कई बार, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे? डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत पे है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में इसकी ऊंचाई 2600 मीटर है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अंदाजतन नहीं याद रखें। यह महाराष्ट्र में स्थित एक हिल स्टेशन है। डोडा बेटा भी हिल स्टेशन है। यह सतारा जिले में स्थित है और स्ट्रॉबेरी, मुलबेरी और गाजर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी, डोडा बेटा याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक हो? देखिए भारत में कृषि के लिए जो सिंचाई प्रणाली है तो अब कई तरीके से होती है। कई बार उन नदियों, जहाँ जहाँ पे नदियाँ अवेलेबल हैं जिन जगहों पर, जैसे उत्तर भारत में देखिए नदियाँ हैं, है ना, तो किसानों को अगर जैसे कि पॉसिबल हो पाता है तो नदियों से सिंचाई करते हैं, नहीं तो नलकूपों से सिंचाई करते हैं ना। और देखिए जहाँ पर नदियों से जब किसान सिंचाई करते हैं ना तो उनको अपेक्षाकृत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें कई तरह की चीज़ें, नदियों से उतने दूर से पानी, कई बार दूर दराज जो क्षेत्र है नदियों से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे तो नदियों से पानी लाने के लिए बहुत काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा ना। और नलकूप क्या है? जहाँ पे नल से पानी निकाले, जो आप जो पानी पीते हैं गांव में अगर रहते हैं तो जो पानी, अब तो शहरों का में पानी तो ख़राब हो ही चुका है और लेयर ही चला गया है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेयर तो बहुत नीचे चला गया। अब तो पानी निकालना ही मुश्किल ही। गाँव में भी यही हाल होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसके भी पीछे कारण है, यही कारण है। जैसे कृषि भारत में जो है किसान जो है सबसे ज़्यादा नलकूप से का उपयोग करते हैं, है ना। तो इसमें ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस समय, देखिए अभी उस समय क्या, हर समय, इस समय तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इस तरह के प्रश्न तो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए, कि वाटर वगैरह काफ़ी परेशानी होती है बाकी प्रत्येक देशों में। और भारत जैसे देशों में जो है, और यहाँ भी समस्या अब शुरू हो चुकी हैं काफ़ी शहरों में। अब दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं या मुंबई महाराष्ट्र में अगर रहते होंगे तो वाटर का जानते हैं कि समस्याएं हैं, और गांव में तभी चले थोड़ा ठीक है। तो इसमें कृषि का भी योगदान है ना, काफ़ी इसके अंदर काफ़ी कुछ है। जैसे कि अब देखिए कह रहा है कि किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है ना। तो देखिए सीधे आ जाइए, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मान लीजिए किसी को अगर याद भी नहीं है उतना कि चलो हमें कौन सा राज्य नहीं मालूम है, तो इसमें आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्षेत्र एरिया किसका है? उत्तर प्रदेश का है अपेक्षाकृत इसमें, है ना, उत्तर प्रदेश का है। कृषि भी होता है यहाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तो सबसे ज़्यादा कृषि पे डिपेंड राज्य है ना अधिकतर। तो आप देखेंगे पंजाब भी कृषि पे काफ़ी योगदान है, मतलब पंजाब भी है, हरियाणा भी है, सब राज्य है। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया किनका है? बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बिहार में ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा कृषि होता होगा, तो ज़्यादा वाटर लगेगा। एक याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको बस, ठीक है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सब भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ बताऊँगा आपको वही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना लाख हेक्टेयर भूमि ट्यूबवेल जो है सिंचाई का, किसी ने जो चीज़ बताया गया वो यहाँ दिया गया। एक डेटा याद कर ले, पहला में उत्तर प्रदेश आता है, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? कॉफ़ी उत्पादन, चाय उत्पादन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना एग्जाम, जैसे कि चाय के लिए बोले तो असम आ जाता है ना। कॉफ़ी के लिए देखिए आपको पकड़ना है तो ये कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक, याद रखें कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, चाय के लिए असम, है ना। इन राज्यों का योगदान सबसे आगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा
उत्पादन होता है कॉफ़ी का। और कॉफ़ी उत्पादन के लिए जो मिट्टी, जो क्लाइमेट चाहिए उस तरह का है भी, है ना। 20-25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आसपास होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जो भी जरूरी चीज़ें हैं वहाँ पे हैं। कर्नाटक साउथ में जो राज्य है वहाँ, इसके लिए बाकी चीज़ें और भी देख लीजिए जो बताया हूँ। सत्व योगदान ठीक है। 28 बताया ना, 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर तक होती है बारिश यहाँ पे, ठीक है। वर्षा जो है 150 से 250 के बीच होनी चाहिए। और 28 डिग्री सेल्सियस के मतलब उससे ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस से बीच में जो है तापमान होना चाहिए क्लाइमेट का, है ना। और आर्द्र जलवायु में ही कॉफ़ी होता है। इतने हो गया। अच्छा, केरल जो है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखें, केरल जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, रबर का उत्पादक। और असम को बताएं आपको, असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है। देखिए, स्वर्ण त्रिभुज वगैरह इस तरह कुछ जो सब टर्म आते हैं उसको आप याद कर लें, कई बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और मैप के साथ इसको याद करें, एक नोट्स बना लें। जो भी मैपिंग के प्रश्न है, इंडिया के हो गए या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, अगर उसकी कुछ मैपिंग है, कुछ देश है या स्टेट है, ये चीज़ें हैं, तो उसे एक मैप प्रॉपर बना लें और नोट्स बना लें मैप का, और उसको हमेशा देखते रहें, क्योंकि इसको एक बार में याद कर नहीं सकते आप, तो है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ये आगरा, दिल्ली और जयपुर कह रहा है कि स्वर्ण त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है भाई? तो त्रिभुज यही होता है ना, 3 कोण होते हैं। तो आपको ऐसे देखिए, इसमें 3 राज्य जो हैं, शहर है, राज्य कह रहा हूँ, शहर जो है आगरा, दिल्ली और जयपुर। अब ये आगरा कहाँ है आप जानते हैं, यूपी। दिल्ली जानते ही हैं, और जयपुर है ना, जयपुर राजधानी है, कहाँ का? राजस्थान का, है ना। तो ये 3 जो क्षेत्र है इन्हें कहा जाता है इसको कहा जाता है स्वर्ण त्रिभुज। अच्छा, इसको मैं मैप पे दिखाने देता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे है, देखिए ये है दिल्ली, यहाँ पे है जयपुर और यहाँ पे है आगरा। अच्छा, इसको मिला लीजिए, देखिए एक ट्रायंगल बन गया है ना। अब ये जो ट्रायंगल बना है इसी को कहा जाते हैं स्वर्ण त्रिभुज, है ना। तो इसको याद रखें। कौन कौन सा शहर है? तो एक तो दिल्ली है, काफ़ी हमारे देश की राजधानी, और दूसरा क्या है? जयपुर राजस्थान, है ना। और तीसरा क्या है? आगरा। 3 जगहों को क्षेत्र, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, मतलब जयपुर, आगरा और दिल्ली, इन 3 शहरों को मिलाकर जो ट्रायंगल बन रहा है इसी को कहा जाता है स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ है? ठीक है, इतना ही है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, अच्छा देखिए, आपको ये मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि आप इसको याद कर लें। अब मैं आपको मैप से बता देता हूँ। ये हमारे प्रदीपीय भारत है, इसके जो किनारे किनारे के जो तटीय क्षेत्र हैं इनका कुछ नाम है, जैसे कि है ना मालाबार तट है, कोंकण तट है। तो इसको आप एक बार में करके याद कर लें, एक बार रट जाएं। इसको कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न ऐसे बना के पूछा जाएगा जो आपको याद होना चाहिए। ये इसमें क्या पूछ रहा है? उत्तरी भाग को, अच्छा मैदान के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग। यहाँ पे देखिए ये मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे ये मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे कोंकर कोस्ट। शायद आपको मैप में साफ नहीं दिख रहा होगा, आप अपना एटलस निकाल के उसमें देख सकते हैं। एटलस में आप साथ साथ में एटलस साथ में निकाल लें, वीडियो जब अब लेक्चर के साथ साथ आप उसमें भी अपना टिक करते चले कि यहाँ ये देखिए, यहाँ पे मालाबार कोस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये यहाँ तक। और यहाँ पे कोंकण तट है, यहाँ पे ये कोरोमंडल कहते हैं, लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तमिलनाडु वगैरह सब चीज़ें मिला उला के, है ना। ये पूरा कोरोमंडल तट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सबसे पश्चिमी तटीय भाग, तो पश्चिमी तटीय भाग कौन सा है भाई? यही है पश्चिमी तटीय भाग, है ना। तो पश्चिमी तटीय भाग ये, उत्तरी पश्चिमी तटीय भाग है ये वाला क्षेत्र। तो इसको क्या कहता है? कोंकण तट। अगर दक्षिणी कहता है तो ये कहते हैं मालाबार कोस्ट कहते हैं। लेकिन ये है, कह रहा है पश्चिमी उत्तरी तट, क्या दे रहा है ना, भारत पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग, है ना। पश्चिमी तटीय भाग, ये पश्चिमी है इसके उत्तरी भाग में, तो ये इसको कहते हैं कोंकण
तट है ना, इसकी आखिरी कोंकण तट, ठीक है। यह दमन से गोवा तक फैली हुई है और चावल और काजू ज़्यादातर यहाँ उगाए जाते हैं। काजू वगैरह का उत्पादन यहाँ ज़्यादा होता है और दमन और गोवा तक। देखिए यहाँ पर गोवा है छोटा राज्य और दमन एंड दीव। दमन द्वीप क्या है, आप जानते हैं कि यूटी हमारे देश का ना यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी से लेके जो दमन द्वीप है वहाँ से दमन से लेके और गोवा के बीच में जो तट है उसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट कहते हैं, इसी को कहते हैं पश्चिमी उत्तर तट, याद आ सकेगा। बाकी इधर भी रखे कोरोमंडल, पूर्व की तरफ जो पूर्वीय तट है, पर्वतीय भारत के जो पूर्वीय तट है लगभग अरुणाचल यहाँ पे, अब चले जाइए नीचे चले जाइए केरल से लेके ऊपर की तरफ, नीचे केरल की तरफ से लेके ये पूरा जो तट है यहाँ से यहाँ तक ही है ना, यहाँ तक ये जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और क्या बात है इसमें, ठीक है। और चावल और काजू को ज़्यादातर यहाँ उगाए जाते हैं, याद रखें चावल और काजू का उत्पादन यहाँ होता है। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। अच्छा, ये तेल शोधनशाला उसमें न्यूज में रहा होगा तो इसलिए पूछा गया है, तो आप एक बार से ध्यान से देख लेंगे कि कहाँ पे ये है ना। तो इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस पर देख लीजिए। ये जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये 2001 को की गई थी, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और ये आंध्र प्रदेश में। इतना इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो कई दिनों से कई सालों से न्यूज तो रहा नहीं, तो ये दोबारा तो नहीं पूछना चाहिए। हाँ, ONGC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ONGC हमेशा काफ़ी न्यूज में रहता है और कुछ ना कुछ होते ही रहता है हमारे यहाँ। ONGC अभी देखिए भारत सरकार जो है पेट्रोल वगैरह जो तेल है भारत जो रसिया से मंगा रहा है, रसिया यूक्रेन का जो भी चल रहा है, तो इसीलिए ONGC भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ONGC वगैरह के भारत में काफ़ी ONGC का योगदान 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से यह भारत की शीर्षतम ऊर्जा कंपनी है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आती है ऊर्जा कंपनी में, और ये महारत्न भी है। इसका महारत्न का दर्जा कब दिया गया था, 2010 में महारत्न कंपनी बनाई गई। भारत में कितने महारत्न कंपनियाँ हैं, कितने रत्न कंपनियाँ हैं, आप कमेंट करके बताएं हमें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। देखिए भारत में कितने तरह के मानसून है, आप जानते, आपको बताता चलूँ और आप जानते होंगे कि देखिए भारत में 2 तरह के मानसून है। एक है दक्षिण पश्चिम के मानसून, एक है दक्षिण पूर्व की मानसून। बे ऑफ बंगाल देखिए दिखाता हूँ। अच्छा, एक मानसून आती है इधर से, ये बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ जो मानसून एंटर करती है ना भारत में, इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्व की मानसून, है ना। मेन मानसून तो यही है देखा जाए तो। और एक आती है अरबियन सी है, यहाँ से भी मानसून भारत में जाती है, एंटर होता है। इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो इसमें कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होता है ना। कोलकाता, मैंगलोर, दिल्ली और चेन्नई। चले जाइए कहाँ पे, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, यहाँ पे जो है वर्षा कम होता है, किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। ठीक है, इसमें वही चीज़ बताया, मानसून मौसम जून से मध्य सितंबर तक होता है। जून से और मध्य के बीच में ये मानसून आता है ना। जो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून आती है हमारे यहाँ, वो मुख्यतम मानसून वही होती है जिससे खेती वगैरह होती है हमारे यहाँ। काफ़ी उत्तर भारत जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, जहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे राज्य आते हैं, है ना। गंगा नदी जो उसके किनारे किनारे जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे कृषि के लिए ज़्यादा उर्वरक मिट्टी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खेती है वो डिपेंड भी है मानसून पे। भारत की कृषि किस डिपेंड है, तो मानसून पे है ना। और किस मानसून पे डिपेंड है, तो जून से मध्य सितंबर के बीच में जो मानसून आती है, दक्षिण पूर्व की मानसून वही, ठीक है। तो बाकी इसमें देखिए चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का प्रमुख कारण है मानसून के कोरोमंडल तट के समांतर चलना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है तमिलनाडु, ये है कोरोमंडल कोस्ट एरिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, बांध दिया हुआ सरदार सरोवर बांध तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए। तिलैया बांध है,
गांधी सागर बांध, नागार्जुन बांध। अच्छा चलिए, सरदार सरोवर बांध तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है, काफ़ी न्यूज में रहा है, बहुत मतलब फेमस बांध है, तो आप जानते हैं। नर्मदा नदी पे है ये, तो सही है। कह रहे कौन सा सही नहीं है, ये हमेशा रखिए, सम्मिलित नहीं है। अच्छा ये सही है। तिलैया बांध नदी जो है कोना नदी कह रहा है, अच्छा इसको रहने दीजिए। गांधी सागर बांध ये भी जानते होंगे चंबल नदी पे है। और नागार्जुन बांध तो है ही कृष्णा पे, है ना, ये नहीं है ना, तो ये बी आंसर इसका हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या। तिलैया भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित एक नगर है। यह झुमरी तिलैया से अलग शहर है। झुमरी तिलैया काफ़ी नाइमर प्लेस है, जानते होंगे, जो इससे लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है। ये बराकर नदी है, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, नीचे दिए गए कुल से निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है। जो लेक है, जो झील है, उनका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें, देखिए ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपेरियर झील, ये काफ़ी फेमस झील हैं। देखिए सुपेरियर झील देख लीजिए, पहले तो इसमें काफ़ी फेमस झील है सुपेरियर झील। इसमें देखेंगे कि लगभग 5 झीलों में ये, एक तो सुपेरियर झील मीठे जल का पानी है ना, मीठे जल का लेक है, झील है ना। तो इसमें जो है आपको बताना है कि बैकाल झील, विक्टोरिया ये भी फेमस है, ग्रेट बियर ये भी फेमस है ना। तो एक बार इसको याद, इसको कई बार पूछा जाता है प्रश्न, इसको ये 4-5 जो है 5 झील हैं, इनको बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखें, ये सबसे बड़ा है सुपेरियर झील, उसके बाद होता है विक्टोरिया, फिर होता है बैकाल झील, फिर उस सब में छोटा है ग्रेट बियर। तो इसको निकाल लीजिए, 4 3 2 1 ये आंसर हो गया। बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। ये सब के सब उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये सुपेरियर झील, ठीक है। और 5 महान झीलों में से सबसे बड़ी है। 5 महान झील अभी दिखाता हूँ मैप में। और ये मीठे पानी झील बता दिया हूँ, क्षेत्रफल की सबसे बड़ा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें देख लीजिए, ये है लेक सुपेरियर, है ना। और ज़्यादा समझ में यहाँ पे आएगा आपको। देखिए ये 5 झील है, 1 2 3 4 5 है ना। ये लेक सबसे बड़ा है, देखिए। फिर यहाँ पे लेक मिशिगन है, फिर लेक हुरोन है, फिर लेक इरी है, और लेक ओंटारियो है। तो ये 5 झीलों को यहाँ भी याद कर लें आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसमें से घुमा फिर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे विक्टोरिया झील है, देखिए ये तो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। आप देखेंगे विक्टोरिया झील, यहाँ से नदियाँ भी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, तो हमें आप कमेंट करके बताएं कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। फिर बैकाल झील है, या रूस में स्थित है, ये जानते हो कि आपका आजकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब हो चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन जब न्यूज में है तो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ के जोग्राफिकल चीज़ें, नदियाँ, वहाँ की क्या है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं, ये देखने के लिए आपको चाहिए। और ये जो है ये रूस में स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और सबसे गहरी झील है, सबसे बड़ी झील है ये और सबसे गहरी झील है। ग्रेट बियर झील यह कनाडा के बोरियर जंगल में स्थित है, यह कनाडा में है और दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी झील है, कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट बियर झील जो है कनाडा की सबसे बड़ी झील है। जब आप मैपिंग वगैरह जब देखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे तो उसमें दिखेगा, आपको समझ जाएंगे सही याद। उसमें झील वगैरह आपको अलग से मैप वगैरह बना के आप एटलस में देखेंगे तो आपको दिखेगा, देख सकते हैं एटलस में। बाकी और इसका भी अलग से एक नोट्स बना लें मैपिंग के लिए और उसको बार बार देखते रहें, उससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ बंदरगाह दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है ना, पोर्ट दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ना, मतलब कौन सा गलत है ये बस निकालना आपको, बाकी सब सही होगा। देखिए रॉटरडम है, इगारका है, मोंटेविडियो है, जकार्ता है, ठीक है। जकार्ता तो आप जानते हैं एक जगह भी है जकार्ता, ये तो इंडोनेशिया से सही है ना। रॉटरडम जो है नीदरलैंड, इकारगा, ठीक है। माउंट वीडियो जो यूके में है, ये सही है। रॉटरडम जो है नीदरलैंड, ये नीदरलैंड में है, ये जो है चीन, यही गड़बड़ है ना, तो आंसर भी हो गया। रॉटरडम इंग्लैंड का एक नगर व्यापारिक केंद्र, अच्छा ये नीदरलैंड के बता रहे हैं, ठीक तो है। यह नगर दक्षिणी लोगों में नदियों के डेल्टा में स्थित है। इगारका एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो येनिसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और यह उत्तरी समुद्री मार्ग तक पहुंच प्रदान करता है। ये येनिसी के मुहाने से इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रूस में स्थित है ना, बताया था ये रूस में स्थित है, ठीक है।
देखिए ये इगारका जो है चीन में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये रूस में है, ये रसिया में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। यहाँ भी देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है, देखना है हमें। ये फोन है, आल्पस पर्वत, बोरा, फुललैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, अच्छा खमसीन, ये मिस देखिए क्षेत्र जो दिया हुआ है और बताना है कि बोरा से मुख्य रूप से भूमि के ऊपर की पवन और समुद्र। अच्छा अब यहाँ से देख लीजिए ये जो है ये पवनों का नाम दिया हुआ है, पवन, और ये पर्वतों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा पवन किस पर्वत के से संबंधित है, आपको इसको देख लीजिए। एडियाटिक सागर इटली की सीमा से लगे के पास के क्षेत्र में उत्तर से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाली काटाबेटिक पवन पूर्वी भूमध्य सागरीय और काला सागर घाटियों के अन्य तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी पवनों के लिए इसी तरह के नामकरण का उपयोग किया जाता है। बोरी मुख्य रूप से भूमि के ऊपर की पवन और समुद्र की सतह के तापमान के बीच तापमान अंतर के कारण चलती है। जब हवा ठंडी हो जाती है तो बोरा की गति बढ़ जाती है और फलस्वरूप रात में सघन हो जाती है। कहाँ की ये है, समुद्र तापमान की तापमान अंतर के कारण चलती है, जब हवा ठंडी हो जाती है तो। देखिए फोन कठोर धूल भरी शुष्क और गर्म स्थानीय पवन है जो आल्पस पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे। फोन संबंधित है किससे, आल्पस पर्वत से। अच्छा मिस्ट्रल है दक्षिणी फ्रांस से संबंधित है, और ठंडी और शुष्क तेज पवन जो उत्तर से नीचे रॉन नदी घाटी के साथ भूमध्य सागर की ओर बहती है, ठीक है। खमसीन जो है, खमसीन या चमसीन या होमसीन के भी नाम से जाना जाता है। मिस्र में समानता खमसीन के नाम से जाना जाता है, और ये किस संबंधित है, मिस्र को प्रभावित करने वाला शुष्क गर्म तेज स्थानीय पवने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से चुनिए, ठीक है। इसमें दिया है लानोच, घास के मैदान है। कई बार आप देखिए हर साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हर साल एक घास के मैदान से, कई बार उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, आप अलग अलग जो फेमस काफ़ी हैं उनको याद रख लें, याद कर लें, क्योंकि हर बार देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर साल 2014 13 में भी था, 12 में भी है, 15 में भी था, है ना। तो ये देखिए ये घास के मैदान है, लानोच, स्टेपी, प्रेज, एक ही बार पूछा जाता है। वेल्ड देखिए एक ही बार पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे वेल्ड तो काफ़ी अब जहाँ कई बार सुना होगा नाम, वेल्ड किसे जाता है, अफ्रीका में, है ना। और देखिए प्रेरीज घास के मैदान, डी क्या है, 2, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रेरी स्टेपी, अब जानते हैं प्रेरीज घास का मैदान कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा सीधे आपका उत्तरी अमेरिका, नहीं ये चला जाएगा आपका ये जाएगा, हाँ ठीक है, उत्तरी अमेरिका जाएगा। वेल जो है अफ्रीका, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, स्टेपी जो है ये आपका है स्टेपी जो है ये यूरोप में मिलेगा आपको, और लानोज जो है दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। तो इसी से मिल लगा ले, अब आंसर हो जाएगा ए, है ना। लानोज अगर जो बात देखिए, ठीक है, लानोज अथवा लॉलस लानोज दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है। और कोलंबिया व वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ना। और स्टीपी घास के मैदान देखिए यूरोप में है, ठीक है, जो बाकी बता दिया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ना। देखिए अभी इसके पहले अभी जब हमने पढ़ा था कि कॉफ़ी के लिए कौन सा देश था, कौन सा राज्य था भारत के अंदर, तो हमने देखा कि कर्नाटक है ना। भारत में जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है। केरल जो है था नंबर 1 पे था, किसमें, रबड़ के लिए। अच्छा चाय के लिए देखिए ये प्रश्न है ना, विश्व में कौन सा देश चाय का सबसे निर्यातक देश है, मतलब मंगाता कौन है, अपने उत्पादन नहीं पूछ रहा है, मंगाता कौन है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में जो है कौन सा राज्य चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाय का। तभी हमने पढ़ा था असम। तो ये जो फैक्ट है साथ साथ में याद करते चलें। और इसमें देखिए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करता है अपने यहाँ, है ना। तो आप देखिए केन्या जो है 2020 से पहले तक, है ना, 2020 से पहले तक जो है ये चाय का निर्यातक सबसे ज़्यादा था, है ना। लेकिन उसके बाद डेटा चेंज हो गया। अभी देखिए 2020 से सबसे बड़ा देश था ये जो निर्यात करता था,
और अपने कुल चाय उत्पादन का 90% निर्यात करता था। जितना उत्पादन करता था उसमें 90% ये क्या करता था, भेज देता था, देशों को बेच देता था जो उत्पादन करता था चाय का। लेकिन अब डेटा चेंज हो गया 2020 के बाद से। विश्व में जो है विश्व में जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चीन बन चुका है ना। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। और केनिया की स्थिति क्या है, केनिया अब चला गया है 3 नंबर पे। ये 3 नंबर पर चला गया है और विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चीन हो गया है। अच्छा, फिर दो नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पे भारत है ना। भारत जो है, अब हमारे यहाँ भी चाय का उत्पादन ठीक ठाक होता है तो हम भी जो है निर्यात करते हैं, तो भारत जो है 2 नंबर पे आता है। विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। तो याद रखिएगा चाय निर्यात में, है ना, उत्पादन का डेटा छोड़ दीजिए, चाय निर्यात में सबसे ज़्यादा अपने उत्पादन का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है, तो सबसे पहला कौन करता है, तो चीन। पहले 2020 का डेटा भूल जाइए क्योंकि वो समय जब प्रश्न 2000 देखिए, अब देखेंगे कि ये 2016 का प्रश्न है ये। तो 2016 में उस समय डेटा अलग था, केनिया जो था सबसे ज़्यादा निर्यात करता था। अब जो है चीन जो है नंबर 1 पे है, 2 पे है भारत, अब केनिया 3 पे चला गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। अच्छा, जनजाति दिया हुआ, देखिए जनजाति भी हर साल पूछा जाता है, हर प्रश्न में देखिएगा, हर ईयर में देखिए एक प्रश्न तो पक्का रहता है कि जनजाति, अब उसका क्षेत्र दे दिया कि किस क्षेत्र से किस देश का है। तो अब ये कहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये करंट रोल में रहता है, कुछ किसी कारणवश से करंट में रहते हैं 1-2, तो उसको जोड़ लेते हैं, बाकी 1-2 क्या करते हैं ये। देखिए कोई भी प्रश्न जब लगता है ना, इसमें अगर 2 आप जान रहे होंगे तो पक्का लग जाएगा वो प्रश्न। 2 जानने होंगे, कम से कम 2 जानते होंगे, तो एक लाइन जानेंगे तो कभी कभी एक लग भी जाता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि एक तरह का सेम ऑप्शन दे दिया, सेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर 2 मालूम है तो पक्का लग जाएगा, इतना तो 60-70% गारंटी है कि लग जाएगा। तो वो 2 जो जनजातियाँ हैं ना वो न्यूज में रहती हैं, 1-2 ऑप्शन को पूरा करने के लिए ऐड कर दिया जाता है, तो वो 2 को आप फॉलो करें कि जो करंट में रहती है जनजातियाँ। तो एक तो हमेशा सब जानते होंगे बुशमैन, काफ़ी ये जानी पहचानी जनजाति, आप कई बार पढ़ा होगा पुरानी, है ना, कई बार ये बताया जाता है। बुशमैन जनजाति जो है कहाँ से है, ये बुशमैन जनजाति है ना। तो इसको देखिए बी, ये चला जाएगा सीधे कहाँ, ये चला जाएगा आपका कलहारी, कहाँ, अफ्रीका। बुशमैन कहाँ, अफ्रीका से, है ना। बी पे जाए आप और ये यहाँ पे ए होता है, यहाँ से मिलाएं बी सी डी। इस तरह जब करना हो तो पहले एक तो लिख लें, फिर उसके बाद देख लीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, पहले वो देख। बुशमैन जो अथवा सान लोग अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों के निवासी करने वाले एक वृहद, ठीक है ना। तो कलहारी जो है ये अफ्रीका का क्षेत्र है ना, ये अफ्रीका का क्षेत्र है कलहारी। तो बुशमैन अफ्रीका जगह, इस एक से ही हमारा आंसर लग गया। अब ये बुशमैन तो काफ़ी हमेशा न्यूज में रहते हैं। बाकी का देखिए जो बिरगिज जो है ये आपका है मध्य एशिया के जनजाति है। अच्छा, एन जो है, एन जनजाति है, तो एन जनजाति जो है ये जापान के जनजाति है। और बडू जो है ये कौन सा बैच जा रहा है, अरब, ये अरब की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और इधर देश दिया हुआ है और आपको मिलान करना है, सेम प्रश्न है। तो किनकी क्षेत्र है, कैंटन है, लोरेन है, बेलो होरिज़ोंटले है ना। ये देश के नाम दिए हुए, कौन सा किस नाम से ये क्षेत्र है। तो उस समय ये भी न्यूज़ में रहा होगा, तो पूछे गए हैं, तो आप इसको बस एक बार देख लें, कोई खास नहीं है कि इसको याद रखने लायक है। एक बार देखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर 1-2 ऑप्शन आते भी हैं एग्जाम में तो आप इसको सेट कर पाएंगे। तो ये किन की जगह जापान से संबंधित है, कैंटन जो है चीन में, लोरेन फ्रांस में है और बेलो होरिज़ोंटले जो है ब्राज़ील में है ना। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। इसमें जो केंद्र दिया हुआ है, मुकुम केंद्र है, डल्ली राजहरा केंद्र है, कोरापुट, चित्रदुर्ग, ये सब केंद्र हैं। अब ये केंद्र है तो किस चीज़ के लिए केंद्र है, लौह अयस्क के लिए है कि कोयला के लिए है ना, कि मैंगनीज के लिए है। तो इन केंद्रों को आपको देखना है कि किसके लिए फेमस केंद्र है ये, है ना। तो एक तो ये चलिए, ये यहाँ पे कोरापुट जो है ये उड़ीसा में, आपको कई बार न्यूज़ में रहता है, उसमें रहता था। कोरापुट जो है उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण जगह है।
उड़ीसा में। और किसके लिए है तो ये आपको देखिए, मुकुम जो है कोयला के लिए है, और डल्ली राजहरा जो है लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, कोटापुर जो है बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है, और चित्रदुर्ग जो है मैंगनीज के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है एंड हमारा लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी सदा झुकी होती है। देखिए इस तरह प्रश्न तो अब एक आध दो रहते हैं मुश्किल से, क्योंकि काफ़ी इजी प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से गुजरती है, या हमारे यहाँ जो 82 डिग्री एंड 5 मिनट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो रेखा है, जो हमारे यहाँ टाइम निर्धारित करने के लिए जो रेखा है, वो कितने राज्यों से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें प्रश्न तो अब पूछे जाते थे, आजकल तो बहुत कम हो गई इनकी संख्या। तो अब कॉन्सेप्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं, जैसे कि जो फैक्ट है उसको ना पूछ के अब कॉन्सेप्ट में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और आसान प्रश्नों को थोड़ा कम कर दिया गया है पूछना। तो लेकिन फिर भी आपकी छोटी छोटी प्रश्न तो याद रखना ही चाहिए। जैसे कि पृथ्वी जो है कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, देखिए दो तरह की, मतलब एक तो परिक्रमण बोल रहा है, मतलब ये इसका पृथ्वी का जो है दो प्रकार के उसके मतलब मूवमेंट होते हैं पृथ्वी के। एक तो रोटेशन करता है, एक क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। रोटेशन अपने अक्ष पर घूमता है, वही रोटेशन होता है, और सूर्य का जो चारों तरफ घूमता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, है ना। तो अब इसके पीछे भी कारण है, क्या है कि अब इसको आप थोड़ा फंडामेंटल जब पढ़ेंगे इसके बीच में बेसिक, तो इसके दिन रात का होने क्या कारण है, तो रोटेशन एक कारण है ना। और जो वो एक वर्ष कैसे निर्धारित की जाती है, तो पृथ्वी जो है पूरे एक बार पूरा चक्र कर सूर्य का जो रिवोल्यूशन कर लेता है, पूरा एक बार कंप्लीट करता है, तो उसको एक वर्ष में कर लेता है, मतलब 365 लगभग इतने दिन लगते हैं, है ना। तो आप जानते होंगे कि अर्थ जो हमारा है, ये अर्थ जो है यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि 0 डिग्री है, तो इसमें देखिए एक मिनट, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 23.5 मतलब 23 डिग्री एंड 30 मिनट, 23.5 डिग्री पे जो है ये धुरी से ये मतलब झुकी हुई है ना। तो इसमें देखिए 23 नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 24 दिया हुआ है, 23.5 यहाँ पे दिया हुआ है ना, मतलब 23.5 है। 23.5 डिग्री धुरी पर, द्वितीय धुरी पे से इतना धुरी पर ये झुकी हुई है, तो आंसर कौन सा हो गया ये। अब इसके पीछे थोड़ा सा आप पढ़ ले, मैं बता दूँ आपको, अगर पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पर अगर झुकी हुई है, तो इससे मौसम का भी जो है, मानसून कब गर्मी हो रही है, कब ठंडा हो रहा है, मतलब विंटर मौसम, अभी देखिए विंटर मौसम है, तो अभी इसी कारण ही है, और गर्मी है इसके कारण है, मतलब दोनों कारण है। एक झुकाव का कारण भी है कि मौसम जो चेंजिंग होते रहता है, और अर्थ जो है सूर्य के जो चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है उसके कारण भी होता है। तो ये दो कारण जो है मौसम निर्धारण, मौसम चेंजिंग होती है पृथ्वी पे, है ना। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। जो भी समस्याएं हो, कोई प्रॉब्लम अगर जो चीज़ समझ में आपको ना आए, आप कमेंट करके हमें बताएं। तो ये तो हमने अभी तक 2016 तक ने हमने प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व कर लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो ना आया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट करके बताएं। और बाकी का इसके नेक्स्ट जो ईयर का प्रश्न है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।